Good evening, sir. Good evening. Good evening. sir. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening. आप लोगों ने टारगेट बना लिए है? Yes, sir. Yes, sir. एक्सरसाइज सारे हो गए? Yes, sir. Yes, सर sir. कर रहे हैं. एक्सरसाइज Exercise के हो गया sir. एक्सरसाइज से हो गए? Yes, Yes, sir. sir. 5.6 तक हो गया. अच्छा 1.5 तक का हुआ है सर. अच्छा, और एनसीईआरटी? हाँ सर की है. Yes, sir. ठीक है. ओडीसी की है, अभी सारी नहीं हुई. तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उसका डिस्कशन रखें. Yes, sir. The next one. Yes, sir. Okay. यस सर. नेक्स्ट सर क्लास दोनों में का रखें एक्सरसाइज और एनसीईआरटी. हाँ, टारगेट और एनसीईआरटी दोनों का नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन है. Okay, ठीक sir. है, वो Yes, या कल हो तो भी या फिर थर्सडे को हो, जिस दिन भी हो उस दिन करेंगे. तो प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग. हाँ, तब तक हम आगे बढ़ते हैं. हाँ? तो लास्ट क्लास में हम लोग जो है वो डिस्कशन क्या क्या किए हैं भाई, जरा बता दीजिए. आशुतोष नहीं, आदित्य कुमार झा बताएंगे लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कशन किया गया. आदित्य कुमार झा बताओगे क्या? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है. मनस्वी आप बताओ. मनस्वी, सर मैंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी. अच्छा क्यों छोड़ दिया था बेटा? कोई खास वजह? सर एक्चुअली मुझे माइग्रेन हो रहा था कुछ दिन से, तो मैंने डॉक्टर को दिखा लिया था अभी. अच्छा, अब ठीक हो? यस सर. चलो ठीक. दीक्षा आप बताइए. What we have discussed in last class? दीक्षा, गुनगुन, Yes, sir. कैपेसिटर्स फिर डाइलेक्ट्रिक्स डिस्कस किया था एंड उसका एक केस देखा था. अच्छा. कैपेसिटर अगर डाइलेक्ट्रिक से कंप्लीटली फिल्ड है तो उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था कि अगर एक कैपेसिटर है जिसकी प्लेट एरिया एक ही है, प्लेट के बीच का जो सेपरेशन डी का है और बीच के रीजन में, यानी कि दोनों प्लेट के बीच के रीजन में अगर एक हमने डाइलेक्ट्रिक को पूरा का पूरा प्लेट रीजन कवर करने वाले डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का है एंड दैट इज सेम एट ईच एंड एवरी प्लेस, तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो हम लोगों ने पाया था कि ए एप्सिलॉन नॉट के डिवाइडेड बाय डी से लिखा जाएगा. ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन क्या है कि के टाइम्स ऑफ T naught. कैपेसिटर है ना. बेयर कैपेसिटर यानी कि बीच में कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है या फिर एयर है, तो उसका कैपेसिटेंस अगर सी नॉट हो यानी कि ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी. आपको मालूम है कि खाली कैपेसिटर अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस आप इससे लिखते हो तो उसका के टाइम्स हो जाता है. और साथ में एक इंफॉर्मेशन बनाई थी हम लोगों ने कि अगर कैपेसिटर के बीच के गैप को, प्लेट के बीच के गैप को हम डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक से फिल कर रहे हैं, इस तरीके से फिलिंग करी है कि पूरा का पूरा प्लेट एरिया हर एक डाइलेक्ट्रिक के द्वारा कवर्ड हो रहा है. जैसे ये एक डाइलेक्ट्रिक हो गया, दूसरा ये हो गया. थिकनेस ऑफ ईच एंड एवरी डाइलेक्ट्रिक आर
यूनिफॉर्म, ठीक है ना। Equal. वेरिएबल नहीं है, इक्वल नहीं है, वेरिएबल नहीं है, थिकनेस हर एक का यूनिफॉर्म है। जैसे इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसकी थिकनेस T1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, इसकी थिकनेस जो है वो T2 की है, और ये वाला जो डाइलेक्ट्रिक है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Kn और थिकनेस जो है वो Tn का है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या इस पर्टिकुलर असेंबली का कैपेसिटेंस लिखने का हमारे पास जो तरीका बना था कि वो लिखा जाएगा कैसे भाई, T दैट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ One. Ti अपॉन K, है ना। हाँ यानी कि हर एक डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस को उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ रेशियो करना है एंड देन आफ्टर सबके लिए ऐड कर देना। तो दिस विल गिव यू द कैपेसिटेंस ऑफ दिस असेंबली। दूसरा एक केस देखते हैं जिसमें हर एक डाइलेक्ट्रिक का द्वारा पूरा का पूरा प्लेट गैप कवर्ड हो रहा है, अलग अलग एरिया कवर्ड है। डाइलेक्ट्रिक covered total plate gap with different area। है ना। ये मान लीजिए कि एक प्लेट हो गई हमारे कैपेसिटर की, और ये वाली जो है वो दूसरी प्लेट हो गई। प्लेट एरिया टोटल एक ही है, प्लेट गैप जो है वो डी का है, और जो डाइलेक्ट्रिक हमने फिल करा है वो इस तरीके से है कि एक ये डाइलेक्ट्रिक हो गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 का है, और इसने पूरा का पूरा प्लेट गैप कवर किया है, इसके द्वारा कवर्ड एरिया A1 है, A1 प्लेट एरिया कवर करी इसने। और ये दूसरा डाइलेक्ट्रिक हो गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, इसने A2 एरिया कवर करी। और इसी तरीके से n डाइलेक्ट्रिक्स को मान लीजिए कि हम लोगों ने इस बीच के रीजन में जो है वो फिल कर दिया, इसका Kn है और इसके द्वारा प्लेट एरिया जो कवर्ड है वो An की है। ठीक है, हर एक डाइलेक्ट्रिक पूरा का पूरा प्लेट गैप कवर कर रहा है, प्लेट के बीच का पूरा सेपरेशन इंडिविजुअल डाइलेक्ट्रिक्स के द्वारा फिल्ड है। तो अगर हम इसको एक कैपेसिटर के रूप में देखना चाहें, इतने पार्ट को, इस कैपेसिटर का जो इतना पार्ट है इसको हम एक कैपेसिटर के रूप में देख रहे हैं, तो ये कैपेसिटर हो गया विच इज फुल्ली फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक। तो उसका कैपेसिटेंस अगर C1 कह रहे हैं तो C1 क्या लिखेंगे, C1 लिखा जाएगा K1 A1 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। लिखोगे भाई? यस और यस अगर सर। आप इसको दूसरा कैपेसिटर देख रहे हो, ये सेकंड कैपेसिटर के रूप में देख रहे हो, तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा C2 दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड टू बी K2 A2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। और ये इसी तरीके से हमारा जो nth कैपेसिटर बन रहा है उसका कैपेसिटेंस लिखा जाएगा Kn An एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। ये हमको ये n कैपेसिटर्स बन गए बीच में। अब इनका आपस का कनेक्शन कैसा है वो देखना है तो बैटरी लगा लेते हैं। अगर हमने यहाँ पे बैटरी जोड़ी तो हमको क्या दिखेगा कि ये पूरी की पूरी जो प्लेट है ये वाली, इस पूरी प्लेट का पोटेंशियल एक होगा, है ना, और जो कि बैटरी के प्लस के बराबर होगा, और ये नीचे वाली पूरी प्लेट का पोटेंशियल एक होगा जो कि बैटरी के निगेटिव के बराबर का होगा ना। यस यानी सर। कि हर एक इंडिविजुअल कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा दैट विल बी सेम। तो हर एक इंडिविजुअल के अक्रॉस अगर पोटेंशियल का डिफरेंस सेम है तो इनको हम कैसे कनेक्टेड मानेंगे भाई? पैरेलल। पैरेलल। पोटेंशियल डिफरेंस
across each capacitor is same. Therefore, they are connected in parallel. तो C इक्विवेलेंट लिखने का तरीका C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे हम Cn तक लिख जाएंगे। तो ये हो जाएगा K1A1 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D प्लस K2A2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। ऐसे ही ये हमारा हो जाएगा KNAN एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। दैट्स इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D को तो कॉमन निकाल लिया, तो K1A1 प्लस K2A2 प्लस ऐसे हमारा KNAN तक ना। या इसको हम लोग एक सिंप्लीफाइड वे में ध्यान में रख सकते हैं कि ये लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D समेशन ऑफ KI AI। ठीक है, तो इस तरीके का अरेंजमेंट होगा। तो इसके कैपेसिटेंस को लिखने का ये हमारे पास एक सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन हो गया विच वी कैन डायरेक्टली यूज। इसको हम लोग डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं ना। Yes, sir. अब जैसे मान लीजिए कि Yes, sir. इसको आपको यूज करना है और आपको दिया गया कि ये एक कैपेसिटर है जिसकी प्लेट एरिया आपने बोल दी कि एक ही है, A is the plate area and the separation between the plate is D। और बीच में हमने दो डाइलेक्ट्रिक्स डाल दिए। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो 2 है, इसका मान लो कि 4 है, और इसके बाद द्वारा A/4 की एरिया और इसके बाद द्वारा भी जो है A/4 की एरिया कवर्ड है। ठीक है, इस तरीके से दो डाइलेक्ट्रिक बीच में भर दिया और अब हमको इसका कैपेसिटेंस लिखना है ना। तो एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D ये तो एज इट इज लिख दिया। अब देखिए तो K इक्वल्स टू 2 और K इक्वल्स टू 4 के द्वारा जो एरिया कवर हो रही है वो A/2 की, यानी कि बची हुई प्लेट एरिया जो है, बची हुई प्लेट एरिया जो है दैट इज कवर्ड विद द एयर। Yes. Yes, sir. तो एयर के लिए K की वैल्यू होती है 1, तो 1 इंटू A/2 एयर वाले के लिए लिख लिया, प्लस 2 इंटू A/4 प्लस 4 इंटू A/4। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूले के रिप्रेजेंटेशन। बोलो भाई, ठीक है क्या? यस सर। Yes, sir. Yes. है ना, ये फॉर्मूले का रिप्रेजेंटेशन बन गया। तो A/2 और A ये हो गया 2A। तो कैपेसिटेंस इसका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। दिस विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट। सिंपल सा तरीका है, इसको हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. अब मान लो कि बीच में जो है कैपेसिटर के जो हम डाइलेक्ट्रिक भर रहे हैं वो डिफरेंट भर रहे हैं और डिफरेंट तरीके से इसकी फिलिंग कर रहे हैं, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन डाल दे रहे हैं। ऐसे मान लीजिए कि ये दो प्लेट हो गई कैपेसिटर की, प्लेट एरिया तो इसकी एक ही है और प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वो D का है। इसमें हम दो डाइलेक्ट्रिक को फिल कर रहे हैं। एक ये डाइलेक्ट्रिक हो गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 कह दिया, और इसने जो एरिया कवर करी है वो पूरी की पूरी प्लेट एरिया और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट
जो गैप इसने कवर किया है वो d/2 का, और बचा हुआ जो d/2 थिकनेस है उसमें 2 डाइलेक्ट्रिक हम डाल रहे हैं ऐसे। इसका K2 है, इसका K3 है। इसके द्वारा प्लेट एरिया जो कवर्ड हो रही है वो a/2 की, और इसके द्वारा भी a/2 की, आधी आधी एरिया इन दोनों को फिल कर दिया। अब मान लो कि हमको इसका कैपेसिटेंस जो है वो देखना है कि व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ दिस असेंबली। ठीक है, तो क्या क्राइटेरिया सोच रहे हैं आप कैसे करने का, कुछ बताइए। सर पहले नीचे के दोनों को सॉल्व कर लेंगे। सर जो C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट समेशन KI AI बाय D से, उसके बाद सर ऊपर वाले को सीरीज वाले फॉर्मूले से कर लेंगे। और भी कोई आइडिया किसी के मन में आ रहा है क्या? सर यही आ रहा था, मतलब जो बताया। कुछ और भी आ रहा है किसी के दिमाग में? सर K1 को आधे आधे बांट देंगे क्या? देखिए भाई, एक दो आइडिया इसमें सजेस्ट करा गया। एक ने बोला कि हम क्या करें कि ये जो K2 है इसको एक कैपेसिटर, और ये K3 को एक कैपेसिटर, दोनों को अलग अलग एक एक कैपेसिटर के रूप में देखें, दोनों को आपस में पैरेलल में जोड़ दें, और K1 ये जो है इसके द्वारा एक कैपेसिटर का रिप्रेजेंटेशन करें और उसको इसके साथ सीरीज में जोड़ दें। एक आइडिया ये है। दूसरी आइडिया आई कि इस K1 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। एक आधा पार्ट जो K1 का है इससे और इससे, दोनों से आपको दिख रहा है कि एक एक कैपेसिटर के रूप में आप इसको देख सकते हैं। दोनों का आपस का सीरीज का कॉम्बिनेशन बना दें, और फिर इन दोनों का आपस का सीरीज का बना दें। देन आफ्टर इसको दोनों को पैरेलल में जोड़ दें। दूसरा वाला जो तरीका है ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। कारण क्या है इसको समझिए। ठीक है, हमने आपको बोला है कि केवल विजुअल अपीयरेंस देख करके हम जो है सीरीज और पैरेलल की पहचान नहीं करेंगे। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि सीरीज और पैरेलल को पहचानने का तरीका है। पैरेलल आप तब कहते हो जब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम होता है। अब आपको मालूम है कि वॉट एवर चार्ज आपने बैटरी यहाँ पे अगर जोड़ी है ना, तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या होगा कि यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों जगहों पे डाइलेक्ट्रिक अलग अलग है, तो दोनों जगहों पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी डिफरेंट। यस सर। दोनों जगहों पे अगर फील्ड अलग अलग है तो दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट विल आल्सो बी डिफरेंट। यस सर। तो दोनों के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आ रहा है तो दे कैन नॉट बी अज्यूम टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हमको करना क्या है, इस पर्टिकुलर K1 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इसको हम C1 कहते हैं, इसको C2 कह देते हैं, इसको C3 कह देते हैं, और इसको C4 कह देते हैं। तो C1 जो कैपेसिटर बन रहा है इसका कैपेसिटेंस अगर लिखना होगा तो बड़े आसानी से आप लिख सकते हो भाई, K1 इंटू A/2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D/2, यानी कि ये कैपेसिटेंस हो जाएगा K1 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। लिखा जाएगा।
यस सर। यस सर। यस सिमिलर वे में डायरेक्टली अगर हम C2 को लिखना चाहें तो C2 को K2 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D लिख देते हैं। सेम सिचुएशन है, K1 की जगह K2 हो जा रहा है K1, तो C2 ऐसे लिख सकते हो। और C3 को लिखना है तो C3 जो है वो हमारा K1 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D होगा, एंड C4 जो होगा वो हमारा K3 A epsilon naught divided by D. K3 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D से लिखा जाएगा। अब C1 and C2, these two capacitors are connected in series. तो C1 और C2 का आपस में सीरीज कनेक्शन कर दीजिए। मान लीजिए कि इन दोनों का इक्विवेलेंट हम C5 कह रहे हैं, ठीक है। तो 1/C5, C5 is the equivalent of C1 and C2. तो 1/C5 जो होगा वो लिखा जाएगा D डिवीजन में K1 A एप्सिलॉन नॉट प्लस D डिवीजन में K2 A एप्सिलॉन नॉट, या ये हो जाएगा K1 K2 A एप्सिलॉन नॉट D K1 प्लस K2, यानी कि C5 यहाँ से हमारे पास जानकारी में आ गया कि C5 तो होगा वो लिखा जाएगा K1 K2 A एप्सिलॉन नॉट डिवीजन में D K1 प्लस K2 से लिख सकते हो। यस सर। इसी तरीके से C3 और C4 को हम आपस में पैरेलली कनेक्टेड के रूप में देख सकते हैं, सीरीज में कनेक्टेड के रूप में देख सकते हैं C3 एंड C4 को। तो उसका अगर इक्विवेलेंट C5 का है तो जैसे ये वाला लिखा है उसी तरीके से इसको भी हम लिख दें C6 डायरेक्टली, तो शायद हमें लगता है कि सभी लोग समझ जाएंगे, और जिसको नहीं समझ में आएगा वो बोल देगा भाई कि कैसे लिख दिया। K1 K3 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D K1 प्लस K3 लिखा जा सकेगा क्या? ये हो गया Yes. C3 एंड C4 का इक्विवेलेंट, है ना। C3 और C4 का इक्विवेलेंट लिख सकते हो ऐसे। Yes. जैसे Yes. इधर में K1 K2 था तो K1 K2 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 आया, तो इधर में K1 K3 है तो K1 K3 डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D K1 प्लस K3 आ जाएगा। ठीक है, आसानी से आप देख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। नो सर। ये जो डायरेक्ट लिख दिया तो इसमें कोई प्रॉब्लम sir. तो नहीं है। नो सर। ओके, अब आपको क्या दिखता है कि जब आप बैटरी जोड़ दिए भाई तो ये पूरी की पूरी प्लेट तो एक पोटेंशियल पे चली जाएगी। यहाँ पे ये पूरी प्लेट बैटरी के प्लस से जोड़ा है तो पूरे का पोटेंशियल सेम, और बैटरी के माइनस से जोड़ा तो ये पूरी की पूरी प्लेट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। यानी कि अब ये दोनों का इक्विवेलेंट और ये दोनों का इक्विवेलेंट से जो कैपेसिटर्स बने इनके क्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट शुड बी नेसेसरली इक्वल। यस। तो ऐसे केस में these two Parallel. capacitors are assumed to be connected in parallel। तो C इक्विवेलेंट हमारा अगर पूछा गया तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम लोग क्या लिख सकेंगे? C इक्विवेलेंट दैट इज C5 प्लस C। C5 plus C6. तो ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D हमारा बाहर निकल जाएगा, और ये हो जाएगा K1 K2 डिवीजन में K1 प्लस K2 प्लस K1 K3 डिवीजन में K1 प्लस K3। दिस विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट। ठीक है, और एक चीज कभी कभी इसमें ये पूछा जाता है कि ये तीनों जो डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया इसका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, है ना। इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब कि इन तीनों को हटा के वहां पे एक डाइलेक्ट्रिक लगा दिया जाए तो उससे भी जो कैपेसिटर बने उसका कैपेसिटेंस वही मिले जो हमारे इस फिलिंग पे है। ठीक है, तो अगर कभी आपको के इक्विवेलेंट पूछा जाए तो के इक्विवेलेंट आप क्या लिख लोगे यहीं से? K1 K2 upon दिस टर्म विल बी द के इक्विवेलेंट। ठीक है ना, K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 प्लस K1 K3 डिवाइडेड बाई
K1 plus K3. This will be the K equivalent. yes, ठीक है, तो कभी ऐसे प्रॉब्लम में आपको K इक्विवेलेंट भी पूछा जा सकता है या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपको अपने पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वर्किंग करनी होगी। और ध्यान दीजिएगा कि ये प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर में जेई एडवांस में आया हुआ भी है। हाँ, मे भी आप किसी पर्टिकुलर बुक को अगर आप रिफर कर रहे हो सकता है प्रीवियस ईयर की बहुत सारे जो है पब्लिशर की बुक्स आती हैं, है ना, तो मे भी ऐसा आपको मिल सकता है जिसमें जो पहला वाला अप्रोच, शायद किसने बोला था, आशुतोष ने बोला था क्या, जिसमें बोला गया था कि C2 C3 को जो है हम पैरेलल में मान लें और फिर C1 के साथ सीरीज जोड़ दें। तो मे बी कि उसके अकॉर्डिंग भी उसका सलूशन दिया हो सकता है किसी प्रीवियस ईयर का पेपर का। अगर आप किसी पर्टिकुलर पब्लिशर का अगर पेपर उठाते हैं तो उसमें वो तरीका भी मेंशन हो सकता है, बट ध्यान दीजिएगा कि वो सही नहीं है, क्योंकि उससे मिलने वाला जो ऑप्शन है वो उस साल के पेपर में नहीं था, ऑप्शन ही नहीं था वो। ठीक है ना। वाला स्टेप एक और बार समझा दीजिए, वो के इक्विवेलेंट वाला। कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स भर दिए जाते हैं कैपेसिटर के बीच में और पूछा जाता है कि इनका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताओ। तो इक्विवेलेंट का मतलब हुआ कि वो पूरे के पूरे डाइलेक्ट्रिक जो अलग अलग भरे गए हैं उन सबको हटा दें और इसकी जगह पे एक यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दें, तो उससे भी कैपेसिटेंस हमको वही मिले जो इस फिलिंग में मिली है। ठीक है, तो उस डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज के इक्विवेलेंट। तो अगर मान लो कि ये पूरा का पूरा प्लेट गैप जो दोनों प्लेट के बीच का था वो एक डाइलेक्ट्रिक से आप फिल कर देते के से, तो उस का कैपेसिटेंस आप क्या लिखते, ए एप्सिलॉन नॉट इनटू के इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय डी से लिखते ना। हाँ सर। और उसको जब आप इससे कंपेयर करोगे तो आपको मिल जाएगा कि के इक्विवेलेंट विल बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। यस सर, आगे सर। अब कभी ऐसा भी मिल सकता है कि जो हमारा बीच में फील्ड डाइलेक्ट्रिक है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल भी कह सकता है ना, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उसका बदल रहा है, या थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक जो हम लोगों ने अभी तक फीलिंग करी उसमें सब में थिकनेस जो है हमने यूनिफॉर्म माना। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि थिकनेस जो है भी वेरिएबल दिया जा सकता है। तो जब इस तरीके के कोई प्रॉब्लम बनेंगे तो वहां पे हमारा सिंपल समेशन ना होकर के इंटीग्रेशन का जो है वो प्रोसेस जो है वो यूज करना पड़ेगा। जैसे एक प्रॉब्लम हम लोग करते हैं, मान लो कि आपको कहा गया कि एक कैपेसिटर की प्लेट है, स्क्वायर शेप का प्लेट है, जिसकी एज लेंथ आपको बोल दी गई है कि एक ही है, ये लंबाई है और इधर में ऐसे चौड़ाई भी इसकी एक ही है मान लिया। ठीक है, स्क्वायर शेप की, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स को हमने जो है वो डी का कह दिया। ठीक है भाई, और बीच में हमने दो डाइलेक्ट्रिक को फिल करा है। एक डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है वो इस एंड पे 0 है और लिनियरली इंक्रीज होती हुई इस एंड पे जो है जाके टी हो जा रही है। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक हो गया एक। और दूसरा डाइलेक्ट्रिक का यहाँ पे जो थिकनेस है वो डी की है और धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज होती है वहां पे
जीरो हो जा रही है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और इसका मान लीजिए कि K2 दिया गया, और आपसे पूछा गया कि बताओ भाई कि ये हमारा जो कैपेसिटर बना है यहाँ पे, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट। ठीक, तो अब अगर हम इसको दो कैपेसिटर अलग अलग के रूप में देखने का प्रयास करेंगे तो हमें ये क्लियरिटी नहीं बनेगी कि हम इसको किस तरीके का कैपेसिटर माने, क्योंकि पैरेलली तो प्लेट है नहीं। अगर इसको एक कैपेसिटर मानना चाहे और इसको दूसरा मानना चाहे तो ये पैरेलली प्लेट तो रिकॉग्नाइज करी नहीं जा सकती। यस बोलो सर। भाई, ठीक है। तो इसमें अगर हमको इसके कैपेसिटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन बनानी है तो हम क्या करते हैं कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं जिससे हमको थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी। इस कॉर्नर को अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन कहते रहे, इसको एक्स डायरेक्शन और इसको वाई डायरेक्शन। और इस कैपेसिटर में से एक एलिमेंटल पार्ट हम यहाँ से कट करके निकाल रहे हैं, जो कि मान लिया कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे है और जिसकी विड्थ हमने जो है वो dx की मान ली। ठीक है, इस तरीके से हमने इसमें एक एलिमेंट कट करा और इस एलिमेंट को हम दो कैपेसिटर के रूप में देख रहे हैं। एक ये ऊपर वाला यहाँ से यहाँ के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है, मतलब भाई यहाँ से यहाँ के बीच में। मेरा पेन चलते हुए दिख रहा है आपको? सर उस एक कॉलम यस सर। अच्छा, अलग से फिगर दिखाते हैं। एक कैपेसिटर हम इसको मान ले रहे हैं जिसका कैपेसिटेंस DC1 कह दे रहे हैं, और एक कैपेसिटर हम यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा मान ले रहे हैं जिसको DC2 कह दे रहे हैं। ऐसे हमारी प्लेट थी ना पूरी, ठीक है। तो ये दोनों को, ये बीच वाला जो सेगमेंट है इसको हम इसके पैरेलल मान सकते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि एलिमेंटल लेंथ लिया है भाई। तो इसको हम दो अलग अलग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के रूप में देख सकते हैं। यस सर। यस सर। क्लियर है सबको? एक ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया ये, और एक ये नीचे वाला। यस सर। अब अगर यहाँ से यहाँ तक की ये हाइट हमको पता हो जाए तो हम इन दोनों के कैपेसिटेंसेस अलग अलग लिख सकते हैं क्या? यस यस सर। सर। यस सर। तो ये अगर आपको हाइट चाहिए बेटा तो सिंपल इस लाइन का इक्वेशन लिख दीजिए इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ये जो लाइन है इसका इक्वेशन आप में से कौन कौन से लोग बताना चाहेंगे? ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना हुआ है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये लाइन जो ब्लू कलर की बनी हुई है उसका आपको इक्वेशन बताना है। कौन कौन से लोग बता सकते हैं आप में से? सर एक सेकंड बता दूंगा। तो हैंड रेज दिखाइए, जो भी बताना चाहता है या बता सकता है वो हैंड रेज दिखाए। एक अकेला हैंड रेज आ रहा है भाई, और कोई बहादुर नहीं है? हाँ? एक बार फिगर दिखा दीजिए फिर से। फिगर तो मैं दिखा दूंगा। एक ही हैंड रेज अभी भी दिख रहा है। चलो एक बार फिगर देख लो फिर बताओ। ये वाली लाइन का इक्वेशन तुमको बताना है, ये वाली लाइन का। सर ये ब्लू वाली ना? हाँ हाँ, ब्लू वाली जो ऐसे टेढ़ी सी गई है ये लाइन, इस लाइन का इक्वेशन बताना है, इस लाइन का। हैंड रेज एक ही है।
और कोई नहीं बताएगा? चलिए आदित्य जी आप ही बताइए। सर y माइनस डी इज इक्वल टू डी बाई ए इंटू एक्स माइनस y माइनस डी डी इज इक्वल टू डी बाई ए इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस डी। ठीक है, बहुत सिंपल सा था ये इंफॉर्मेशन जो आपको पूछा गया था। ये लाइन का इक्वेशन आपको अगर बताना है तो बड़े आसानी से आप ये फॉर्म भी तो जानते ही हैं, इसको यूज कर सकते थे, या और भी सिंपल फॉर्म है y इक्वल्स टू mx प्लस सी का होता है, उसको भी आप यूज कर सकते थे। ठीक है ना। यम जहाँ पे स्लोप होता है, स्लोप क्या होता है भाई, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है उसकी टैन वैल्यू होती है। तो ये आपका जो एंगल है थीटा, इसकी टैन वैल्यू लिखनी है आपको, तो यम की वैल्यू टैन थीटा है। और बड़े आसानी से अगर आप ये वाले ट्रायंगल को देखते हो तो आपको दिख जाता है कि ये हाइट यहाँ से यहाँ तक डी है और यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ ए है, तो डी बाई ए तो स्लोप हो गया इस लाइन का। और सी क्या होता है इसमें, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओरिजिन से ही जा रही है लाइन, तो सी की वैल्यू आपको मालूम है कि 0 है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो गया, वाई इक्वल्स टू डी बाई ए इंटू एक्स, ये इस लाइन का इक्वेशन हो गया, है ना। होगा भाई। यस सर। तो अगर ये हाइट y हो गई तो ये कहाँ, यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया, d माइनस वाई का। होगा। यस सर। तो ये नहीं समझा तो आपने लास्ट में बताया। अरे भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक d है और ये यहाँ से यहाँ तक y हो गया, तो ये d माइनस वाई ना हो जाएगा। यस सर, यस सर, यस सर। अब हमारे पास दो कैपेसिटर हो गए, एक ये ऊपर वाला जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और एक ये नीचे वाला जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। तो DC1 अगर उसका कैपेसिटेंस लिखना है तो K1 इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। एरिया कितनी होगी भाई इस प्लेट की, एडीएक्स। A इंटू डी एक्स, ADX। तो K A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D होता है, तो D यहाँ पे हो जाएगा D माइनस वाई। ये ऊपर वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है क्या, बोलना भाई। यस यस या इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं K1 A एप्सिलॉन नॉट dx डिवीजन में D प्लस D माइनस D बाई A इंटू एक्स। या DC1 के बारे में जानकारी हो गई कि ये लिखा जा सकेगा, ए को एलसीएम करके ऊपर ले लेते हैं, K1 A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट dx डिवीजन में नीचे से D को कॉमन निकाल लेते हैं, A माइनस एक्स। लिख सकते हो। यस सर। यस सर। और नीचे जो DC2 है इसका कैपेसिटेंस अगर आपको लिखना है तो DC2 को आप क्या लिख सकते हो, K2 प्लेट एरिया ADX एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई वाई। ये DC2 हो जाएगा क्या। यस सर। वाई Yes, की ये वैल्यू आप इधर में रख दो, तो K2 A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट dx डिवाइडेड बाई एक्स डी। dx इसको नहीं लिखा इसलिए कि dx आप एक ही ना समझ जाए, है ना। इधर में x इंटू डी है, ये dx जो है x में इंक्रीमेंट है, इसलिए नीचे को xd लिख दिया।
अब DC1 और DC2 आपस में कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल। पैरेलल। DC1 और DC2 आपस में कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल। पैरेलल कैसे हो जाएगा भाई, जब यहाँ पे तुमको बैटरी लगानी है, ऐसे तुम्हें बैटरी लगानी है ना, तो ये कैपेसिटर एक हो गया और दूसरा कैपेसिटर ये हो गया, तो दोनों आपस में सीरीज में ना हुए। यस सर। पैरेलल तो तब होता है जब दोनों के द्वारा पूरा पूरा प्लेट गैप कवर होता है, तो दोनों अलग अलग प्लेट थिकनेस की कवर कर रहे हैं ना, तो दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इक्विवेलेंट ऑफ DC1 एंड DC2 अगर मान लिया आपने कि उसको DC कह दिया, तो आपको मालूम है कि दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इनका इक्विवेलेंट आपको मालूम है कि कैसे लिखोगे भाई, 1/DC, ये हो जाएगा 1/DC1 + 1/DC2। यस सर। DC1 की ये वैल्यू और DC2 की ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो ये हो जाएगा DA-X डिवाइडेड बाई K1A² dx प्लस XD डिवीजन में K2A² dx। एलसीएम कर लेते हैं, तो नीचे में हो जाएगा K1 K2A² dx, और इसमें आके K1 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, D को बाहर कर लेते हैं, K1A-X, और इसमें K2 आके मल्टीप्लाई, इसमें K2 मल्टीप्लाई होगा और इसमें K1 मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस K1X लिखा जाएगा क्या इसका रिप्रेजेंटेशन? यस सर। यस सर। डीसी के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी कि डीसी जो होगा वो लिखा जाएगा कितना, K1 K2A² dx डिवाइडेड बाई D K2A प्लस K1 माइनस K2X। लिख सकते हैं इतना? यस। अब आइए देखते हैं कि आगे क्या करना है। ये तो हम लोगों ने क्या बना लिया कि अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे लेते हैं, तो इस एलिमेंट से जो कैपेसिटर दो बन रहे हैं, एक K1 के द्वारा फील्ड और दूसरा K2 के द्वारा फील्ड, तो इन दोनों का इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा। अब अगर इसी तरीके से मान लो कि इसको हम पतले पतले स्ट्रिप में डिवाइड कर देते हैं, है ना, इसी तरीके से स्ट्रिप्स में हम डिवाइड कर देते हैं, तो हर एक स्ट्रिप के करस्पॉन्डिंग जो कैपेसिटर बनेंगे दे आर अज्यूम टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि यहीं पे तो बैटरी लगानी है। यस सर। यस सर। तो ये वाला कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, हर स्ट्रिप से जो कैपेसिटर बनेगा वो सब हमारे पैरेलल में कनेक्टेड के तरीके से देखे जाएंगे। यस सर। और पैरेलली Yes, sir. कनेक्टेड अगर कैपेसिटर हो तो आपको मालूम है कि इक्विवेलेंट लिखने का तरीका क्या होता है, सबका सम कर दो। सबका सम कर देते हैं, और छोटे छोटे इंटरवल में जब समेशन करना होता है तो उसका क्या मतलब होता है, इंटीग्रेशन। 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 ठीक है। तो इसी को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें भाई, कहां से कहां तक वो देखना है भाई,
तो x के करस्पॉन्डिंग हमको समेशन करना है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 और यहाँ पे x की वैल्यू a, तो 0 से a तक इंटीग्रेट कर दें तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो जाएगा। यस सर। तो इसको आप इंटीग्रेट करो 0 से a के लिए, x की वैल्यू 0, कैपेसिटेंस 0 और a के करस्पॉन्डिंग c मान लिया। तो जो कांस्टेंट है उनको तो पहले बाहर कर लेते हैं। लेफ्ट साइड तो c हो गया k1 k2 a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d, ये तो कांस्टेंट है, ये हमारा बाहर हो गया। 0 से a dx डिवीजन में k2a प्लस k1 माइनस k2x। अब इसका इंटीग्रेशन कौन बताएगा? अब हाथ उठाएंगे आप। ये बाएं साइड का जो एक्सप्रेशन है इसको ध्यान से देख लीजिए। चलो उधर दूसरे पे देख लिया एक्सप्रेशन। एक सेकेंड। देख लिया भाई एक्सप्रेशन। यस सर। इसका इंटीग्रेशन आप में से कौन से लोग बताएंगे? प्लीज रेज योर हैंड, अपने अपने हाथ उठाइए। बोलो डेविड। सर ln k2a प्लस x k1 माइनस k2 अपॉन k1 माइनस k2। ln k2a k2a प्लस k1 माइनस k2x k1 माइनस k2x अपॉन k1 माइनस k2। अपॉन k1 माइनस k2। वेरी गुड। ठीक है, आपके पास इंफॉर्मेशन है कि ये अगर 1/x होता तो इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है कि ln x से लिखते हैं, है ना। लेकिन ये 1/x ना होकर के ax प्लस b है, तो आपको मालूम है कि इसका भी इंटीग्रेशन वही ln a प्लस x ax प्लस b डिवाइडेड बाई x का मल्टीप्लायर होता है ना। तो यहाँ पे a के लिए क्या है? k1 माइनस k2 है और b के लिए क्या है? k2a है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन ये लिखा जाएगा। ये आपको फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का जो आपको मैंने भी इंट्रोड्यूस कर रखा है पहले से। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ln k2a प्लस k1 माइनस k2x डिवाइडेड बाई k1 माइनस k2। और लिमिट कहां से कहां तक की है? 0 से 1 की है। अब लिमिट रखा जाए इस पे तो ये हो जाएगा c k1 k2 a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई d। ये k1 माइनस k2 तो इधर में बाहर लिख लिए। अब इसमें लिमिट रखते हैं। जब अपर लिमिट a रखेंगे x की जगह पे तो इधर से देखिए तो k2a माइनस का k2a कट जाएगा, तो क्या बनेगा? ln k1a बचेगा। और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो माइनस का ln k2a हो जाएगा। ठीक है क्या? यस सर। यानी कि c को लिखने का इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? k1 k2 a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई d k1 माइनस k2 ln k1 अपॉन k2, है ना, log a
माइनस लॉग वी लॉग ए बाई बी होता है। तो ये इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा सा टेढ़ा प्रॉब्लम था। तो अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो प्लीज एक बार अपना हैंड रेज दिखा दे। एक ने हैंड रेज दिखाया जिससे समझ में नहीं आया, बाकी लोगों को समझ में आ गया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। हर्ष अग्रवाल? हाँ सर। अच्छा, जसजीत? यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, चलिए, ये जिसको नहीं समझ में आया फिर से एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। ये हमको प्रॉब्लम में बोला गया कि दो कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेट है, स्क्वायर एज लेंथ की है, ए एज लेंथ है, स्क्वायर प्लेट है और डी सेपरेशन है। बीच में बेज शेप के दो डाइलेक्ट्रिक फिल किए गए, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 था, दूसरे का K2 था और इसका कैपेसिटेंस हमको लिखना था। तो थिकनेस बदलने वाले केस के लिए हमको कैपेसिटेंस को लिखने का अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें से एक पतली सी स्ट्रिप कट करके निकाल लेते हैं तो हम इसको दो कैपेसिटर के रूप में देख सकते हैं, जिसको हमने नाम DC1 का और DC2 का दिया है, जो कि आसानी से देखे जा सकते हैं कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इन दोनों कैपेसिटर के कैपेसिटेंसेस लिखे गए बाय नोइंग द इक्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। जो यहाँ पे लाइन है, हम यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है K2 की, वो आप जज कर सकते हो और इसकी थिकनेस मिल गई तो ये वाला कैपेसिटर कंप्लीटली फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक हो गया और ये दूसरा कैपेसिटर कंप्लीटली फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक हो गया। दोनों को हम कैपेसिटेंस को लिख सकते हैं और इक्वेशन ऑफ द लाइन आसानी से आपको दिख गया कि dx/a से लिखा जाएगा। तो इसका और इसका दोनों के कैपेसिटेंस लिख करके दोनों को सीरीज में जोड़ दिया गया और इक्विवेलेंट निकाल लिया गया। ठीक है गणेश? यस। तो इक्विवेलेंट जो हमको यहाँ पे कैपेसिटेंस मिला, उस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से हमको फाइनली फिर से इसका पूरा का इक्विवेलेंट चाहिए। हम तो अभी निकाले हैं केवल ये दोनों जो सेगमेंटल पार्ट में दो कैपेसिटर बन रहे हैं उनका निकाला है ना। अब इसी को स्ट्रिप वाइज हम कट कर देते हैं तो हमको आसानी से दिख जा रहा है कि दीज ऑल द कैपेसिटर्स आर अज्यूम्ड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, जिसमें इक्विवेलेंट लिखने का तरीका क्या होता है, सबका सम, और छोटे छोटे इंटरवल में चीजों को जोड़ना है, सम करना है, दैट मीन्स कि इंटीग्रेट करना है। तो फिर हमने क्या करा कि इसी एक्सप्रेशन को जो यहाँ पे डीसी का मिला था उसी को प्लेट के एक एंड से दूसरे एंड के लिए इंटीग्रेट कर दिया। अब ठीक है गणेश, पूरी वर्किंग? यस सर, समझ गया। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम था। एक इसी तरीके का, लेकिन इसके कंपैरिजन में काफी सिंपल एक प्रॉब्लम बोल रहा हूं, आप ट्राई करो। मतलब इसको भी इंटीग्रेट करना है, कहने का मतलब केवल मान लीजिए आपको कहा गया कि ये एक प्लेट है, स्क्वायर प्लेट, एज लेंथ इसकी एक ही है और इधर में इसकी चौड़ाई भी जो है वो एक ही है ना, स्क्वायर प्लेट। और ये एक दूसरी प्लेट है जो कि इससे नियरर प्लेस करी गई है, बट ये पैरेलली न रख के इसको इंक्लाइंड रखा गया है इस प्लेट को। यहाँ पे जो सेपरेशन है वो D का है और यहाँ पे जो सेपरेशन है वो 2D का है।
ठीक है। एंड डी इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेरिजन टू ए, ये आपको मालूम। डी ए से बहुत छोटा है, तो आपको बताना है कि इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। इसका कैपेसिटेंस आपको बताना है। जैसे पिछले वाले में आपने इक्विवेलेंट निकाल के इंटीग्रेट करा था, उसकी जगह पे आपको क्या करना है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लीजिए जिससे आप आसानी से जो है रिकॉग्निशन बना सके। यहाँ पे एक स्ट्रिप ले लीजिए, यहाँ से x डिस्टेंस पे dx बिट का, और इसका कैपेसिटेंस लिख जाइए, ये कैपेसिटर का, और इसी को 0 से लेके a तक इंटीग्रेट कर दीजिए। सर एक बार ऊपर वाला प्रॉब्लम दिखाइए। कहाँ पे, कहाँ तक ऊपर करें? बस सर यही। बन रहा है? यस सर। मिला क्या किसी को रिजल्ट?
मिला क्या किसी को? अनन्या, भूमि, हर्षित माधव, गणेश, आपको मिला है क्या रिजल्ट? यस सर। बोलिए। सर ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ln k by 2। ये कहाँ से आ गया इसमें? सर मैंने कंसीडर कर लिया। अब जैसे आपने एक स्ट्रिप लिया यहाँ से x डिस्टेंस पे dx बिट्स का, और इसको एक कैपेसिटर के रूप में आप देख रहे हो, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा? जो कैपेसिटेंस होगा वो प्लेट एरिया, जो कि a इंटू डी एक्स से लिखा जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई, यहाँ पे जो इस लाइन के लिए y कोऑर्डिनेट होगा उससे लिखोगे। तो उसके लिए तुमको क्या चाहिए? इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो इस लाइन का इक्वेशन आपको दिखता है y इक्वल्स टू mx प्लस सी, आप यूज करो। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो अगर लिखना है तो इस एंगल की tan वैल्यू जो हो जाएगा वो स्लोप हो जाएगा। तो m इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू डी बाई ए लिखा जाएगा। और c यहाँ पे इंटरसेप्ट है, यानी कि y एक्सिस पे हमारी लाइन कहाँ पे कट कर रही है वो है, तो y एक्सिस पे d पे कट कर रही है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो गया? d बाई ए एक्स प्लस डी, है ना। यानी कि यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है वो आपको लिख देना है d बाई ए इंटू एक्स प्लस डी, यानी कि डीसी का इंफॉर्मेशन हो गया कि जो छोटा सा एलिमेंटल पार्ट लिया उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डी एक्स डिवाइडेड बाई डी ए प्लस एक्स लिखा जाएगा। बोलो भाई। यस अब इसको अगर हम ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप में कट करते जाएं तो हर एक स्ट्रिप के करस्पॉन्डिंग हमारे पास मालूम है कि दे आर अज्यूम्ड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? सबका सम। सबका सम मतलब इसी को इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक? x की वैल्यू a से, x की वैल्यू 0 से a के लिए, है ना। यहाँ के लिए x की वैल्यू 0 और यहाँ के लिए x की वैल्यू a, 0 से c। तो c बाहर, a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई d बाहर, इंटीग्रेशन 0 से a dx अपॉन a प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, और ये हो जाएगा ln a प्लस एक्स, जिसकी लिमिट है 0 से a की। तो a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, और ये हो जाएगा ln 2a माइनस ln a, लिमिट रखने पे। या कैपेसिटेंस को लिखने का इंफॉर्मेशन हो गया a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी into ln 2. This will be the capacitance of this particular capacitor. ठीक है क्या? सर Yes, sir. डी को बाद में निगलेक्ट लास्ट में। हाँ? सर लास्ट में डी ए से बहुत छोटा है तो फिर उसे ये निगलेक्ट कर सकते हैं क्या? क्या करोगे? निगलेक्ट करोगे तब ना, जब समेशन के रूप में, डिफरेंस के रूप में आ रहा होगा तब ना निगलेक्ट करोगे। जब यस थोड़े पता। यस
एप्लीकेशन में निगलेक्ट थोड़ी करेंगे हैं? यस सर, नहीं करेंगे। एक्शन होगा तो वहां पे डी को इन कंपैरिजन ऑफ एक्स आप निगलेक्ट ए के कंपैरिजन में आप निगलेक्ट कर सकते हो, रेशियो थोड़ी किया जाता है ना। ए बाई डी है, जहाँ पे ए मान लो 1000 है और डी जो है 0.1 है, तो बहुत छोटा है, लेकिन आप इस में से डी को निगलेक्ट थोड़ी करेंगे, ठीक है। तो 1000 डिवाइडेड बाई 0.1 यानी कि 10,000 लिखेंगे ना उसको, तो एज इट इज रहेगा। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं, समेशन और डिफरेंस में जो है वो निगलेक्ट किया जा सकता है ना, ठीक है। तो रेशियो कैन नॉट बी निगलेक्टेड। तो ये इसका कैपेसिटेंस का इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। यस सर। एक और इंफॉर्मेशन इसमें आपको दे देते हैं, फिर कुछ सर्किट्स की एनालिसिस रहेगी जो हम लोग करेंगे, कैसे कैसे सर्किट को एनालाइज करना है वो नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। फोर्स ऑन partially inserted dielectric by a capacitor. मान लीजिए कि आपसे बोला जा रहा है कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसकी प्लेट की लेंथ जो है वो L की है और इसकी जो विड्थ है वो आपकी B की है, और ये दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वो D का है, और एक बैटरी आपने यहाँ पे कनेक्ट करी है दोनों प्लेट के बीच में, जिसका EMF आपने V मान लिया। V is the EMF or potential difference across the terminal of the battery. और आप कह रहे हैं कि एक डाइलेक्ट्रिक है जिसको कि इस प्लेट के गैप में हमने प्लेस करा है, और ये डाइलेक्ट्रिक जो है हमारे इस कैपेसिटर के पूरे पूरे रीजन को फिल नहीं कर रहा है। सर्टेन पार्ट डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटर के अंदर इंसर्टेड है, सर्टेन पार्ट जो है वो बाहर है, ठीक है भाई। कुछ पार्ट कैपेसिटर के अंदर है और कुछ पार्ट हमारे इस डाइलेक्ट्रिक का इस कैपेसिटर के बाहर है। तो जब आप इस तरीके से कोई पार्शियली इंसर्टेड डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर में रखते हैं तो ये कैपेसिटर इस डाइलेक्ट्रिक पे एक पुल का फोर्स ऑफर करता है, ठीक है, दैट इज टुवर्ड द कैपेसिटर। सबसे पहले तो हम लोग ये समझने का प्रयास कर लें कि ये पुल क्यों लगता है, ठीक है ना। फिर वो फोर्स कितना होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो बनाने का हम प्रयास करेंगे। क्लियर है बात। तो आपको जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे उस समय आपको बताया था हमने कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच के रीजन में जो फील्ड होती है वो तो यूनिफॉर्म होती है जब चार्ज होता है कैपेसिटर,
तो इस तरीके से पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का अपीयरेंस होता है। बट अगर आप एंड ऑफ द कैपेसिटर पे आप जाते हो तो क्योंकि इधर में प्लेट नहीं है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस ना होकर के इस तरीके से बाहर की तरफ कुछ उभरी हुई होती है, प्रोट्रूडेड होती है। ठीक है भाई, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बाहर की तरफ उभरी हुई होती है। फिर इसको बोलते हैं इंड इफेक्ट। इस इंड इफेक्ट का इन्फ्लुएंस क्या आएगा उसको समझिए। मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक है जिसको हमने इस कैपेसिटर के बीच में पार्सली ऐसे इंसर्ट किया है। तो आपको मालूम है कि जो डाइलेक्ट्रिक है उसको जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो तो वहां पे पोलराइजेशन होता है। जो Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड को फेसिंग सरफेस होता है उस पे निगेटिव चार्ज आता है और दूर वाला जो सरफेस होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है ना। तो ये वाला जो सरफेस होगा इस पे निगेटिव चार्ज ऐसे आ जाएगा और इधर वाले सरफेस पे जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव का होगा। होगा ना। यस सर। Yes, sir. इसका इफेक्ट क्या है कि जो फील्ड लाइन ऐसे कर्व्ड है उसके इन्फ्लुएंस में यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है उस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, निगेटिव चार्ज पे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और इधर में जो पॉजिटिव चार्ज है उस पे फील्ड के डायरेक्शन में यानी कि इधर की तरफ फोर्स लगेगा। लगेगा। यस सर। यस सर। इन दोनों फोर्सेस का जो परपेंडिकुलर टू द प्लेट कंपोनेंट है वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, बट जो अलोंग द प्लेट कंपोनेंट है ये हमारे इस पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक को एक नेट पुल देगा जो कि कैपेसिटर की तरफ लग रहा होगा। ठीक है ना। तो जो पोलराइजेशन है और जो बल्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है एट द एंड ऑफ द कैपेसिटर, that is responsible for a net pull on this dielectric when placed near this capacitor। ठीक है। Yes, समझ sir. में आया ये फोर्स Yes, क्यों लगता है। यस सर। अब हम लोग बात करेंगे कि ये कितना होगा उसकी बात, है ना। ये फोर्स जो लग रहा है ये फोर्स कितना होगा उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन जो है वो बनाना चाहते हैं। तो मान लिया हमने कि जो फोर्स इस कैपेसिटर के द्वारा इस डाइलेक्ट्रिक पे लगाया जा रहा है ये फोर्स हमेशा किधर होगा, टुवर्ड द कैपेसिटर होगा। ठीक है। तो इधर की तरफ ये फोर्स लग रहा है, एफ का फोर्स है, एज्यूम कर लिया कि दिस फोर्स इज एफ। जितना फोर्स कैपेसिटर अप्लाई कर रहा है उसी अमाउंट का फोर्स या प्रैक्टिकली उससे स्लाइटली छोटा फोर्स हमने जो है वो इधर की तरफ अप्लाई कर दिया अपनी तरफ से। तो इसका इफेक्ट क्या होगा भाई कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है वो कैपेसिटर के अंदर में धीरे धीरे इंसर्ट होगा। Yes, sir. यस। ठीक है। उसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट नहीं होगा। मान लीजिए कि किसी समय ये डाइलेक्ट्रिक जो इंसर्टेड है वो एक्स का है तो इस कैपेसिटर का अपना कैपेसिटेंस होगा। Yes, sir. यस।
आपको मालूम है कि जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक अंदर होता जाएगा वैसे वैसे कैपेसिटेंस इसका बड़ा होता जाएगा, है ना? हाँ यस सर। तो Yes. मान लिया कि जो dx लेंथ और फर्दर इंसर्ट हो रहा है उसमें जो कैपेसिटेंस में इंक्रीमेंट आया है वो डीसी का आया है, ठीक है? तो इसका कैपेसिटेंस जब बढ़ेगा तो बैटरी एक्स्ट्रा चार्ज देगी, क्योंकि वोल्टेज तो वी रहना है, तो बैटरी इस पर्टिकुलर कैपेसिटर को एक्स्ट्रा चार्ज देगी। तो चार्ज सप्लाइड sir. बाय द बैटरी क्या होगी इस ड्यूरेशन में? हाँ तो होगा, देख लीजिए, कोई होना तो चाहिए। क्या हो गया? इधर वाले सामने वाली देखिए तो खाली है क्या? खाली तो है। अरे यूज कर लीजिए। नहीं है तो, बट आप यूज कर लीजिए ना, अभी अभी यूज करना है ना। सेकंड क्लास में तो मेरा यूज कर लीजिएगा। हाँ हाँ, सेकंड में मेरा यूज कर लीजिए। नहीं नहीं, आप वो लॉक करके जाइएगा और चाबी हम ही को दे दीजिएगा, चाहे वहाँ दे दीजिएगा। ठीक, चलो मैं यहाँ रख देता हूँ बाद में। हाँ, ले लीजिएगा टाइम से। चार्ज सप्लाइड बाई बैटरी कितना है डीक्यू भाई? तो डीसी इंटू वी से लिखा जाएगा, बोलो भाई। यस सर। यस सर। Yes, sir. जितना कैपेसिटेंस बढ़ा मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज उतना चार्ज बैटरी ने दे दिया भाई। तो वर्क डन बाय द बैटरी क्या हो जाएगी? V square DC. dq इंटू वी, दैट Yes, इज sir. Yes sir. डीसी इंटू वी स्क्वायर। स्क्वायर। ये बैटरी का वर्क हो गया, ठीक है भाई। अब Yes, sir. कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ा, वोल्टेज वही है, तो इसके द्वारा स्टोर्ड एनर्जी भी बढ़ेगी। Yes. Yes sir. इंक्रीमेंट इन स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, अगर आप डी लिखते हो तो ये क्या लिखा जाएगा? DQ स्क्वायर बाई 2। डीसी इंटू वी का स्क्वायर, Yes, sir. है ना? Yes. आप सीधी स्क्वायर से लिखते हो ना भाई, एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस में अगर इंक्रीमेंट डीसी का हुआ तो एनर्जी में इंक्रीमेंट कितने का होगा? हाफ डीसी वी स्क्वायर। Yes, sir. Yes sir. तो बैटरी ने इतना वर्क किया, और जो ये एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है इसके द्वारा वर्क कितना होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स Minus FDX. माइनस ऑफ एफ डी एक्स। माइनस क्यों भाई? क्योंकि डिस्प्लेस तो ये इधर हुआ है ना, डीएक्स का डिस्प्लेसमेंट पाया, और फोर्स आपने लगाया था राइट वर्ड, तो इस फोर्स ने वर्क किया माइनस ऑफ एफ डी एक्स, ठीक है? Yes sir. अब ये वर्क डन बाय द बैटरी और वर्क डन बाय द पर्सन जो इसको होल्ड किए था, इन दोनों का जो सम होगा वो इंक्रीमेंट इन द इंटरनल एनर्जी होएगी। Yes sir. इंटरनल मतलब पोटेंशियल एनर्जी, यस सर। ठीक है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में तो इंक्रीमेंट आप दे नहीं रहे हो, क्योंकि आपने फोर्स जस्ट उतना ही लगाया था जितना फोर्स कैपेसिटर लगा रहा था, तो स्पीड ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है? तो डीसी इंटू वी स्क्वायर माइनस ऑफ एफ इंटू डी एक्स, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ डीसी वी स्क्वायर, क्योंकि इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन मैकेनिकल एनर्जी में इंक्रीमेंट होता है।
काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीमेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यस सर। यानी कि एफ इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो एफ डी एक्स का इंफॉर्मेशन हो जाएगा हाफ डी सी वी स्क्वायर, या फोर्स को लिखने का एक्सप्रेशन हो गया हाफ डी सी डी एक्स इंटू वी का स्क्वायर। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला हो गया जो हमको याद रखना है ना, हाफ डी सी डी एक्स वी स्क्वायर, दैट इज द फोर्स विच इज गोइंग टू एक्ट ऑन द कैपेसिटर ऑन द डाइलेक्ट्रिक बाय द कैपेसिटर। अब इसकी वैल्यू क्या होगी वो लिख लो। तो पहले तो इसका कैपेसिटेंस लिखते हैं भाई, ये पार्शियली इंसर्टेड डाइलेक्ट्रिक के लिए कैपेसिटेंस लिखना है। तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी के इंटू बी इंटू एक्स एरिया प्लस 1 इंटू बी इंटू एल माइनस एक्स लिखा जाएगा ना भाई। K1 A1 प्लस K2 A2, K1 K है, A1 कितना है B इंटू एक्स है, K2 कितना है एयर है तो 1 है, और B इंटू एल माइनस एक्स लिखा जाएगा। यानी कि कैपेसिटेंस को लिखने का इंफॉर्मेशन हो गया एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी इंटू बी बार, और ये हो गया एल प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स। तो डीसी डी एक्स के लिए इंफॉर्मेशन हो गया कि ये लिखा जाएगा कितना भाई, डिफरेंशिएट मार दीजिए इसको, एप्सिलॉन नॉट बी के माइनस 1 डिवाइडेड बाय डी होगा डीसी डी एक्स की वैल्यू। यस सर। यस सर। तो Yes, जो फोर्स हो गया वो हमारे पास फॉर्मूले में आ गया कि इफ बैटरी is connected, if battery remain connected कर लिख लेते हैं, if battery remain connected then force F को लिखने का आपको फॉर्मूला मिल गया एप्सिलॉन नॉट बी के माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 डी इंटू वी स्क्वायर। सर इसमें बी क्या है? बी जो है चौड़ाई है, ये देखो फिगर में बनाया है ना, ये चौड़ाई है प्लेट की ऐसे। यल यहाँ पर लिख भी दे रहा है, चलो यल लेंथ ऑफ द प्लेट, बी width of plate, D separation between plate। ठीक है, हाँ सर। और स्पेसिफिक क्या दिख रहा है वो चीज को ध्यान देने का है कि अगर हमारी बैटरी कनेक्टेड है तो उस केस में जो फोर्स है वो कितना लेंथ हमारे डाइलेक्ट्रिक का इंसर्टेड है कैपेसिटर में उससे इंडिपेंडेंट है ना, कांस्टेंट है यस सर। है ना। जो फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइलेक्ट्रिक है वो एक्स से इंडिपेंडेंट आया है, पार्शियली इंसर्टेड डाइलेक्ट्रिक है, कितना लेंथ इंसर्टेड है उससे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, Yes, sir. कांस्टेंट है फोर्स। लेकिन वहीं पे मान लो कि इफ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी को मान लो कि डिस्कनेक्ट कर दिया है ना,
तो और कैपेसिटर को चार्ज रखा है ना, बिना चार्ज के तो फोर्स लगेगा नहीं, चार्ज रखा है कैपेसिटर को, चार्ज दिया, प्लस का क्यू इसको दिया, माइनस का क्यू इसको दिया। तो इसी फॉर्मूले में जो V लिखा है ना, V की जगह पे Q बाई C लिख सकते हैं क्या? यस सर। तो ये जो फोर्स होगा, वही फोर्स को लिखने का इंफॉर्मेशन जो होगा वो हाफ ऑफ dc dx इंटू Q बाई C का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यस सर। और dc dx तो हमको वही पुराना मिलेगा, dc dx b इंटू एप्सिलॉन नॉट k माइनस 1 डिवाइडेड बाई d, यही तो मिला था dc dx है। हाँ। और C का इंफॉर्मेशन बना था कि ये था एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई d L प्लस k माइनस 1 इंटू एक्स। तो जब आप यहाँ पे रखोगे, हाँ, डी विथ मल्टीप्लाई में है, कहाँ पे? सी में, सी इक्वल्स टू बी एप्सिलॉन नॉट बाय डी। हाँ, b एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई d L प्लस k माइनस 1 इंटू एक्स। ये आपके पास कैपेसिटेंस को लिखने का इंफॉर्मेशन था। तो फोर्स का एक्सप्रेशन जो हो जाएगा 1/2 b एप्सिलॉन नॉट k माइनस 1 डिवाइडेड बाई d इंटू क्यू स्क्वायर, डिवीजन में v एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई d L प्लस k माइनस 1 x का होल स्क्वायर ना, ये हो जाएगा फोर्स। अब इस केस में x पे डिपेंडेंट है, ठीक है, कितना लेंथ इंसर्टेड है उस पे डिपेंडेंट होगा। अगर कैपेसिटर पे चार्ज को फिक्स कर दे रहे हो, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, चार्ज को फिक्स कर दिया, तो उस केस में आपको क्या मिल रहा है कि जो फोर्स है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द लेंथ ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड इनसाइड द कैपेसिटर। लेकिन अगर बैटरी कनेक्टेड है तो उस केस में फोर्स हमको क्या मिलता, कांस्टेंट मिल रहा है। ठीक है, यस यस सर। यस सर। और ये फोर्स को थोड़ा सा सिंपलीफाई करके देख लेते हैं कि क्या एक्सप्रेशन बन जाता है। एफ दैट इज इक्वल टू, एक तो बी एप्सिलॉन नॉट ऊपर नीचे से कट जाएगा, और ऊपर में तो डी स्क्वायर आ जाएगा, के माइनस 1 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, डिवीजन में 2 डी स्क्वायर का एक डी कट जाएगा, एक डी कट जाएगा, और नीचे में हो जाएगा बी एप्सिलॉन नॉट और एल प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, दिस विल बी द फोर्स इन दैट केस। यस अगर चार्ज फिक्स हो तो एक्स पे ये डिपेंडेंट होगा, जैसे जैसे लेंथ इंसर्टेड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फोर्स भी देख रहे हो कि छोटा होता जा रहा है। ठीक है ना, जब कम इंसर्टेड रहेगा लेंथ तो ज्यादा होगा, और जैसे जैसे एक्स लेंथ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फोर्स जो होगा वो छोटा होता जाएगा। क्लियर है बात? तो ये दो फॉर्मूले आप ध्यान में रखेंगे। हाँ, वैसे तो कॉन्सेप्ट मेनली याद रखिए और ये बेसिक फॉर्मूला याद रखिए फोर्स को लिखने का, है ना। कैपेसिटेंस कैसे लिखना है वो लिखने का तरीका याद रखिए, तो डीसी डीएक्स भी लिख लोगे, और v को आप q बाई सी से रिप्लेस करके चार्ज कांस्टेंट के केस के लिए
और वोल्टेज कांस्टेंट के लिए तो V एज इट इज रहेगा। आप फोर्स का इंफॉर्मेशन दोनों केस में बना सकते हैं, ठीक है ना? यस सर। यस सर। एक छोटा सा इसी पे प्रॉब्लम कर लीजिए। मान लीजिए कि आपको कह दिया कि एक पर्टिकुलर कैपेसिटर की प्लेट है जिसका प्लेट लेंथ है वो L का है और प्लेट की जो विड्थ है वो वही B का ही ले लेते हैं। केवल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वो चीज को जस्टिफाई करने के लिए ये प्रॉब्लम बोल रहा हूँ। एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का है, इसको पार्शली इंसर्ट किया इस कैपेसिटर के बीच में। कैपेसिटर के प्लेट के बीच की दूरी D की है, यहाँ पे V का वोल्टेज लगाया। एक इधर से रस्सी बांधा है और एक ये पुली के द्वारा ये सपोर्ट पा रही है रस्सी, और पुल रस्सी के दूसरे सिले से एक ब्लॉक को हैंग किया गया। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट शुड बी द मास ऑफ दिस ब्लॉक सो दैट दिस dielectric will remain stationary inside the capacitor. What should be the mass of hanging block so that dielectric remain partially inserted between the plates? चलो भाई, आसान सा है, फटाफट फॉर्मूला बताया अभी, तुरंत कर जाओ। सर इसमें जो टेंशन होगा वो F के इक्वल होगा और टेंशन को mg के इक्वल कर देना है ना? हाँ, बस बस बस। तो इक्विलिब्रियम की बात करिए, mg नीचे, रस्सी का टेंशन T ऊपर, mg माइनस का T दैट इज इक्वल टू 0, T की वैल्यू mg हो जाएगी। और डाइलेक्ट्रिक पे जो इधर की तरफ फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इधर की टेंशन T, फिर से इक्विलिब्रियम है, तो T माइनस F दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि mg इक्वल टू F होगा। और F को लिखने का ये फॉर्मूला जो बनाया था, डाटा भी उसी फॉर्मूले का ही दे रखा है हमने पूरा का पूरा। एप्सिलॉन नॉट बी K माइनस 1 V स्क्वायर बाई 2D हो जाएगा। यस यस सर। बी K माइनस 1 इंटू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2D। तो मास कितना होना चाहिए भाई? मास शुड बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बी K माइनस 1 V स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ DM, इतना DG। सर g होगा। हाँ, DG, ये मास को रिप्रेजेंट करने का आपके पास इंफॉर्मेशन, ठीक है? ये फॉर्मूला अगर याद है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। आगे फिर हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और सर्किट को एनालाइज करने के क्या क्या तरीके हैं, कैसे हम बेसिक मेथड से करेंगे, और एक और तरीका होता है नोडल एनालिसिस, उसकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज पे को यहीं पे करेंगे फिनिश। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्लास में आप प्रॉब्लम्स करके आना भाई, है ना? उसको डिस्कस कर लें कि आपका FRT आ रहा है ना, 15th को है यस रिवीजन टेस्ट, तो उसका आप अच्छे से
कर सके। थैंक यू सर। क्या बेटा? थैंक यू सर। ओके ओके, चलिए, गुड नाइट।